हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम देवेश सावित्री देवी राजपूत और आज के जो कार्यक्रम है उसमें मेरे विशेष सहयोगी अभय दुबे। आज हम आपको दिव्यापुर विधानसभा के बारे में बताएंगे, जो कि 203 दिव्यापुर विधानसभा लगती है। इसके अगर खंडों की बात की जाए तो भागनगर खंड, अछलदा खंड और आंशिक रूप से अजीतमल खंड पड़ता है। और अगर नगर की बात की जाए तो दिव्यापुर नगर, फफूंद नगर, अछलदा नगर इसमें पड़ते हैं। ग्राम बात की जाए तो यहाँ पे 880 गांव हैं जो इस चुनावी क्षेत्र में लगते हैं। और दिव्यापुर का जो मुख्य थाना है वो थाना दिव्यापुर है और दिव्यापुर में एक डाकघर भी है। बात की जाए अगर यहाँ के स्टेशन की तो दिव्यापुर में जो स्टेशन है वो फफूंद स्टेशन है। अगर और भी चीज़ों को बात की जाए तो यहाँ के अगर विधानसभा की बात की जाए तो 2009 में परसीमन में दिव्यापुर विधानसभा आया था और अजीतमल विधानसभा ख़त्म करके 2012 में पहली बार यहाँ पे चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे प्रदीप यादव जी, और प्रदीप यादव जी यहाँ के पहले। इसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के जो जिनको टिकट मिला था उनका नाम लाखन सिंह राजपूत था और उन्होंने 12,000 वोटों से करारी हार दी थी प्रदीप यादव जी को। और इसके बाद वो यहाँ के जो क्षेत्र से निकल के कृषि राज्य मंत्री बनाए गए, जिसके बाद ये सीट वीआईपी हो गई। अगर बात की जाए 2022 के मौजूदा चुनाव की तो प्रदीप यादव को समाजवादी ने फिर से टिकट दिया है और उनसे उम्मीद जताई कि इस बार उनको वो सीट दी जाएगी, जिसके लेके वो ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने जो क्षेत्र के विधायक थे और कृषि राज्य मंत्री थे लाखन सिंह राजपूत, उनको दोबारा से टिकट देके अपनी जो सीट है उसको फिर से पुनः वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो अरुण कुमार दुबे हैं, जिनको लाल दुबे नाम से भी लोग जानते हैं। और आम आदमी पार्टी ने अंकिता यादव पे भरोसा जताया और उनको लगता है कि अंकिता यादव से वो यहाँ का चुनाव जीत पाएंगे। अगर कुछ और चीज़ों की बात करते हो तो दिव्यापुर में एक स्टेशन है जिसका नाम फफूंद स्टेशन है, जिसको समय समय पे लोगों ने मांग की है उस का नाम बदलने को लेकर, क्योंकि लोगों को लगता है कि दिव्यापुर जो है उसके बीच में अगर स्टेशन है तो दिव्यापुर का नाम होना चाहिए। फफूंद है वो यहाँ से 9-10 किलोमीटर है। अक्सर लोगों को भ्रांतियाँ प्राप्त होती हैं और वो कहीं ना कहीं भटकते हैं जो नए नए यहाँ पर लोग आते हैं। अगर यहाँ की और भी कुछ बात की जाए तो यहाँ पे एक नहर पुल है जो कि 150 साल पुराना है। दिव्यापुर में थाना भी है, दिव्यापुर में डाकघर है। डाकघर का जो पिन कोड है वो 20 62 44 और दिव्यापुर का जो एसटीडी कोड है वो 05683 है। इसके अलावा दिव्यापुर में अगर बात की जाए शिक्षा की तो दो प्रमुख पुराने स्कूल या आप कॉलेज कह सकते हैं, जिसमें इंटर कॉलेज है वैदिक इंटर कॉलेज, और अगर डिग्री कॉलेज की बात की जाए तो बीजीएम कॉलेज है। इसके अलावा जो दिव्यापुर का एक बीचों बीच जो एक नगर में स्थित मंदिर है उसका नाम है राम मंदिर नाम से है। इसके पास एक प्राचीन मंदिर है जो कि सियोद में है, हनुमान जी का पुराना मंदिर है। और भी जगह पे हम बात करेंगे, लोग वहाँ पे ले चलेंगे, जो भी पार्टी के कार्यालय हैं उन वहाँ पे भी जाएंगे और लोगों से बात करेंगे चुनाव को लेके और क्या उनके इस बार मुद्दे हैं, क्या विकास को लेके वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पिछली बार चुनाव क्यों हारे और पिछली बार चुनाव क्यों जीते, इस बार चुनाव जीतने की संभावना कितनी है, इन सभी चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। इस समय हम मौजूद आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, दिव्यापुर में एक पंचक्की थी। उत्तर प्रदेश में 2 पंचक्कियाँ थी जिसमें एक दिव्यापुर में पंचक्की थी, जो कि बढ़ते समय और अपडेट होते हुए ज़माने में कहीं ना कहीं वो पंचक्की बंद हो गई है, जिसको लेके सरकार ने दोबारा प्रयास नहीं किया है कि इस पंचक्की को चलाया जाए। कुछ लोग भी यहाँ पे हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या उनकी मांग है कि ये पंचक्की चलाया जाए और उस जब ये पंचक्की थी तो दिव्यापुर के लोगों को कितनी सुविधाएं होती थी, कितनी आसानी होती थी और क्या क्या फ़ायदे मिलते थे। चूँकि आप कई अरसे से यहाँ पे पास के निवासी हैं और आपने चीज़ें देखी हैं, जो पिसाई होती थी वो पैसे से होती थी या उसके बदले में गल्ला दिया जाता था, और अंतिम जो पिसाई हुई थी 2015 में जैसे आपने बात की, तो उस समय पिसाई का मूल्य क्या था? पिसाई का मूल्य उस समय लास्ट में तो रह गया था लगभग 1-1.5 रुपये मात्र। हाँ, 1-1.5 रुपये मात्र रह गया था। इसके बाद पहले जो पिसाई लगती 5 पैसे से, हमको खूब याद है, 5 पैसे किलो से लेकर के धीरे धीरे बढ़ती रही। जैसे इसका ठेका उठता रहा, महंगा ठेका हुआ, वैसे पैसे बढ़ते गए। चाहते कि दिव्यापुर की जो विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जाए और दिव्यापुर का जो खोया इतिहास है उसको दोबारा से लाया जाए। दिव्यापुर की पंचक्की कहीं ना कहीं दोबारा से उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, सरकार इसमें सहयोग करे। इस समय हम लोग आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं लाखन सिंह राजपूत जी, और इस समय 203 दिव्यापुर विधानसभा से प्रत्याशी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो ये उनका कैंप कार्यालय पे है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक रथ भी खड़ा हुआ है। आइए जानते हैं उनके
लोगों से जुड़े हुए लोगों से किस तरीके से माहौल है, क्या चुनाव को लेकर चर्चा है और क्या इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के जो कैंप कार्यालय है लाखन सिंह राजपूत, जो कि कृषि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके कैंप कार्यालय में आए हुए हैं और उनके साथीगण हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार जो चुनाव है किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 5 साल थे वो कैसे रहे। जी नमस्कार, आपका नाम? प्रेम कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जनपद औरैया। इस बार का जो चुनाव है मंत्री जी लड़ रहे हैं, वीआईपी सीट है क्योंकि कृषि राज्य मंत्री बन के उत्तर प्रदेश में गए हैं और इस बार फिर से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा किया और चुनाव लड़ाया है। इस बार किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और आपके जो मंत्री जी उनका क्या मुद्दा है इस बार चुनाव को लेके? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। दिव्यापुर विधानसभा पिछले 5 वर्षों में विकास के मामले में, पिछले 70 वर्षों में जिस विधानसभा में जो काम नहीं हुए थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई, दिव्यापुर में रोडवेज का बस अड्डा बनवाया, कचहरी के लिए जगह खरीदी गई, नौली का पुल बनवाया गया। कई ऐसे विकास के 500 एकड़ जमीन ग्वारी मौजा में खाली कराई गई, जिसमें 50 एकड़ भूमि रिसर्च के लिए जगह दी गई है। 3 से 80 एकड़ फार्म वहाँ पे औद्योगिक पार्क बनाने के लिए दिया। पूरी विधानसभा को अगर देखा जाए गुंडा मुक्त कराया गया। पूरी 5 वर्षों के कार्यकाल में भय मुक्त रूप से पूरे, चाहे लड़की हो या लड़का हो, बाजार किसान अपने बाजार करके वापस जाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर जनता, भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। लेकिन आपके जो अखिलेश यादव जी हैं, आपके विपक्ष पार्टी से, वो तो ये कहे 403 सीटों में 400 सीटें तो मेरे पास रहेंगी और 3 सीटों में अन्य पार्टियों का मुकाबला है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जीत के आई। तब भी उस समय जब 80 सीटों पर बार बार कह रहे थे कि हम 60-65 सीटें जीत के आएंगे, तब 10 पार्टी के मात्र बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, 5 सीटें उनकी पार्टी को मिली थी। जनता के बारे में उनको सब पता है, जनता उनको किस तरह का व्यवहार करेगी, ये 10 मार्च के बाद आपको सामने आ जाएगा परिणाम। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि एक कद्दावर नेता के रूप में देखे आते थे और साख समाज उनसे बहुत जुड़ा था और वो समाजवादी पार्टी को और रुख कर गए हैं। आपको क्या लगता है कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा? भारतीय जनता पार्टी को 1% नुकसान नहीं होगा। वो केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं। अपने परिवार को बढ़ाने के लिए अपना समाजवादी पार्टी में गए थे, अपनी बेटी को भी आज भी भारतीय जनता पार्टी में छोड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो महसूस कर रहे हैं कि मेरी बेटी सुरक्षित है और 2 वर्ष का कार्यकाल वैसे ठीक से संपन्न हो जाए। अपने बेटे को टिकट नहीं दिलवा पाए। लगातार वहाँ जाने के बाद उनके लोग कह रहे हैं कि वो पश्चाताप कर रहे हैं इस बात का कि वो गलत समय निर्णय ले गए और उसका निर्णय का परिणाम भी उसके सामने उनके आ जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके मंत्री जी, इस बार क्या क्या विकास के मुद्दे होंगे? अगले, अगर वो विधायक बनते हैं, मंत्री बनेंगे, तो अगले 5 साल में अपने क्षेत्र में वो क्या विकास देखते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं कि ये विकास हमारे क्षेत्र में होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में जो भी आवश्यक होगा उनके द्वारा वो निश्चित रूप से पूरी विधानसभा में काम कराने का काम किया जाएगा। एक मुद्दा और दिव्यापुर में उठता है समय समय पे, दिव्यापुर स्टेशन के जो नाम है, जो फफूंद स्टेशन है, उसको नाम को बदलने को लेके, उस पे आप लोग क्या सोच रख रहे हैं और क्या इस नाम को बदला जाएगा? ये नाम न बदला जाएगा, न बदलने की उम्मीद है। हम भारतीय जनता पार्टी में केंद्र सरकार से रेलवे बोर्ड इलाहाबाद मंडल का सदस्य रहा हूँ। मुझे जानकारी है ये जगह जिस समय दिव्यापुर में ये रेलवे स्टेशन बना था, ये फफूंद की जगह थी। वहाँ के जमींदार लोगों ने ये जगह नाम दी थी। उनका मानना था कि मैं अपनी जगह दे रहा हूँ, अपने नाम से, उन्हीं के नाम से आज जगह वो चल रही है। पेपर में पिछले वालों फफूंद के नाम जगह आवंटित है, इसके नाम दिव्यापुर के न होकर फफूंद ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और जगह चलते हैं, रुक करते हैं और भी पार्टी कार्यालयों में और जानते हैं उनके क्या विचार हैं, जनता किन मुद्दों पे उनको वोट करे और दिव्यापुर के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कि दिव्यापुर में क्या चीज़ें रही हैं, क्या इतिहास रहा है और किन मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। धन्यवाद। अब हम इस समय आ चुके हैं प्रदीप यादव, जो कि 203 दिव्यापुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, जो कि पहले सांसद भी रह चुके हैं और दिव्यापुर से विधायक भी रह चुके हैं। 2017 के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और दोबारा से उनको टिकट दिया है और देखते हैं कि इस बार चुनाव के मुकाबले में वो कितना खरा उतरते हैं और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालाँकि 2012 में जब प्रथम बार ये सीट दिव्यापुर विधानसभा जो परसीमन में आई थी, तो उसमें पहले जो विधायक थे वो प्रदीप यादव जी बने थे और इस बार 2017 में हारने के बाद दोबारा से फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं उनके कार्यालय में और क्या उनके मुद्दे हैं और किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस समय है प्रदीप यादव जी की, जो कि 203 दिव्यापुर विधानसभा से इस बार के फिर से प्रत्याशी हैं और पूर्व विधायक सांसद भी रह चुके हैं। उनके कार्यालय में
एक लोग हैं जो उनके कार्यालय मिले हैं, उनसे जानते हैं इस बार क्या मुद्दे हैं और किन चीज़ों पे चुनाव लड़ाया है। नमस्कार भाई साहब, आपका क्या नाम है? डॉक्टर आलोक। आलोक जी, इस बार जो समाजवादी पार्टी है वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? देखिए मित्र, उत्तर प्रदेश में जो मुख्य समस्या है बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानी बचाने की समस्या है और इन्हीं सारे मुद्दों पर लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस चुनावी कैंपेन में उतरी है और मुझे विश्वास है कि युवाओं को मुद्दे निश्चित रूप से पसंद आएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दोबारा से प्रदीप यादव पर भरोसा जताया है, क्योंकि पिछला चुनाव हार गए थे किन्हीं कारणवश। तो इस बार जो उन्होंने भरोसा जताया है, आपको क्या लगता है कि भरोसे पे कितना खरे उतरेंगे? मित्र, आपको याद होगा कि ये भाजपा सरकार जब आई थी 70 लाख रोजगार देने के वादे पे आई थी, किसानों की आय डबल करने के वादे पर आई थी, रोजगार देने के वादे पर आई थी, पेट्रोल 30 रुपया करने के वादे पे आई थी और वास्तविकता ये हो गई है कि किसान अपनी किसानी बचाने के फिराक में है, सांड उसके सारे खेतों को नष्ट किए दे रहे हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज से लेते हुए लखनऊ में युवा रोजगार जो मांगने जा रहे हैं लाठियों से पीटे जा रहे हैं। तो युवा उनके साथ नहीं, व्यापारी उनके साथ नहीं है, किसान उनके साथ नहीं है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, निष्कर्ष क्या आने वाला है। पिछली बार रिजल्ट में फेल होने की वजह क्या रही समाजवादी पार्टी की? क्योंकि हमेशा दमखम से चुनाव लड़ती है, 2017 में भी लड़ा था। ऐसी क्या वजह रही कि सत्ता में वापस नहीं आ पाई? देखिए, समाजवादी पार्टी चूंकि जो कहती है उस संकल्प को साथ पूरा करती है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम फेंकू नहीं है, हम किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। उन लोगों ने झूठे वादे किए 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएगा, क्या आ गया? किसानों की आय डबल हो जाएगी, क्या हो गई? क्या प्रति साल 2 करोड़ रोजगार मिले, नहीं मिले? इसके अपोजिट जो हुआ कि 70 साल में जो हम लोगों के रेवेन्यू से, इनकम टैक्स से जो संस्थान स्थापित किए गए थे, चाहे वो रेल हो, भेल हो, सेल हो, सारे के सारे बेच दिए गए हैं। तो इस समय हम आ चुके हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता अंशु तिवारी जी के पास, जो कि बहुत ही पुराने कांग्रेस के नेता हैं। तो दिव्यापुर की जब बात चल रही थी और यहाँ के कार्यालयों पे सब जगह हम लोग गए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, तो अंशु तिवारी से जानेंगे इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या वजह रही जो पिछली बार सत्ता में जो वापसी करना चाह रही कांग्रेस नहीं हो पा रही है। नमस्कार भाई साहब, क्या वजह है कि कांग्रेस पिछले कई टाइमों से उत्तर प्रदेश में वापसी करना चाह रही है लेकिन वापसी नहीं कर पा रही है? देखिए, विगत 32 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अलग अलग टेस्ट की राजनीति हुई है। कभी जाति की, धर्म की, मजहब की, मंदिर मस्जिद की, जिसकी वजह से विकास ऐसा मुद्दा जो सबसे जरूरी था वो पीछे हो गया। तो कारण सीधे हैं, कांग्रेस विकास की राजनीति करना चाहती है, भाईचारे की राजनीति करना चाहती है और देश की अखंडता और एकता की राजनीति करना चाहती है। अच्छा, अभी जैसे मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, सबसे बड़ी कमजोरी निकल के ये आ रही है कि लोगों को प्रत्याशियों के नाम याद नहीं हो रहे कि कांग्रेस का कौन प्रत्याशी हमारे क्षेत्र से है। ऐसी क्या वजह है कि इतना कमजोरी से चुनाव लड़ रहे हैं, या चुनाव की जो हवा है अन्य पार्टियों की तरह दिख नहीं पा रही है, लोग प्रत्याशियों का चेहरा या नाम याद नहीं है? ऐसी क्या कमियां रह रही हैं? ये आप बता रहे हैं, वैसे मुझे तो लोगों के फ़ोन पहुंचे हैं बराबर कि आपका प्रत्याशी बहुत अच्छा, चूंकि एक युवा चेहरा हमने दिया है, शायद उम्र में भी पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक की बेटी से शायद 1-2 साल छोटा है, बड़ा है शायद। तो बहुत युवा चेहरा दिया है, लोग पसंद कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आप अभी जहाँ तक आपका कारवां पहुँचा हो, वहाँ वो चेहरा ना पहुँच पाया हो, क्योंकि जो हमारा प्रत्याशी की घोषणा हुई है, वो थोड़ी विलंबित हुई है। तो इस समय हम आ चुके हैं दिव्यापुर के एक और प्राचीन मंदिर में, जो कि सिहोद मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। क्षेत्र के जो भी श्रद्धालु हैं वो समय समय पे आके हाजिरी लगाते रहते हैं। इसके अलावा जो गैल एनटीपीसी है वहाँ के भी कई भक्तगण यहाँ पे आते रहते हैं, भंडारे वगैरह चलते रहते हैं, लोग आते हैं और हर साल यहाँ पे कार्यक्रम वगैरह किए जाते हैं, जो कि दिव्यापुर के कहीं ना कहीं ख्याति है। दिव्यापुर के एक इतिहास में जुड़ा हुआ मंदिर है। यहाँ के पंडित जी से के पास चलते हैं और जानते हैं कि कब ये मंदिर बना था और क्या की यहाँ की क्या विशेषताएं हैं और लोग किस तरीके से यहाँ से जुड़े हुए हैं। इस समय हम आ चुके हैं सिहोद मंदिर है, जो उसके अंदर आ चुके हैं। मेरे साथ पुजारी जी हैं, पीछे आप भव्य मंदिर देख रहे होंगे। पुजारी जी से जानेंगे मंदिर की विशेषताएं, कब मंदिर बना था और दिव्यापुर विधानसभा में लगता है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि दिव्यापुर की इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। जी नमस्कार पुजारी जी, आपका नाम?
सिहोर मंदिर जो कि 203 दिव्यापुर विधानसभा में लगता है, लोग जानना चाहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी। इस हनुमान मंदिर की स्थापना लगभग 2 से 25 वर्ष पहले से शंकर भगवान तो हनुमान जी विराजमान की। यहाँ कुछ नहीं था, खंडेर था। मेरे गुरु जी कंप्रेसर में जमीन चली गई थी, उसमें हमारे आ गए थे। मैंने बुला लिया था उनको 38 वर्ष हो गया। यहाँ कुछ नहीं था, खाली थोड़ा था, बातें दर्शन करते थे, अपनी मनोती करते थे और बड़े बड़े यहाँ होते रहते हैं, साल में 4-5 हज़ारा भी करते हैं। तो कह रहे कि हमारी केवल है, कुछ नहीं था। कहना चाहते हैं ऐसे यहाँ की मतदान का मतलब प्रयोग जरूर करें, उसका मतलब अमूल मत होता है, उसका प्रयोग करें। और जो मतलब ये है कि देखें, अब कोई समझ नहीं पाता आपको प्रत्याशी अच्छा क्या है कि अपना मत दो। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, पुजारी जी ने बताया कि 250 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर में हनुमान जी की मुख्य रूप से मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा श्री राम जी, काली माता, सरस्वती देवी जी की और भी कई देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हैं और हजारों लाखों के लोग तादाद में लोग आते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन दर्शन का भी प्रचलन शुरू हो गया, क्योंकि कोविड है, लोग नहीं आ पाते या व्यस्तताओं की वजह से, तो बाबा जी उनको ऑनलाइन भी दर्शन कराते हैं। और भी दिव्यापुर की विधानसभा क्षेत्र में जो भी ख्याति प्राप्त जगह है या पुरानी जगह, वहाँ पे ले चलेंगे और आपको जोड़ेंगे उन दिव्यापुर की पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों से। इस समय हम दिव्यापुर नहर के पास, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, दिव्यापुर का नहर पुल जो कि 150 साल पुराना है। सबसे बड़ी समस्या दिव्यापुर की एक है नहर पुल पे लगने वाला जाम, क्योंकि 150 साल पुराना अंग्रेजों के ज़माने में इस पुल को बनाया गया था और उस समय के हिसाब से ये पुल कहीं ना कहीं ठीक था। हालांकि इसकी मियाद भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे कि भारी वाहनों को आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरा ट्रक वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है तो उनको यहाँ पे मजबूरन निकलना पड़ता है। हालांकि शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक यहाँ पे रोक रहती है ट्रक वगैरह या बड़े वाहनों की, और 9 बजे के बाद फिर उनको निकाला जाता है। तो समय समय पे दिव्यापुर के लोगों की मांग उठती है कि इस पुल को चौड़ा किया जाए और क्योंकि जाम की जो समस्या है उससे निजात मिले। तो अब ये आने वाला चुनाव में ही देखते हैं कि सरकार बनती है और इस पर काम करती है। हालांकि एक बाईपास को स्वीकृत किया गया है, जो कि अभी स्वीकृत है लेकिन बना नहीं है। अब ये जो बाईपास बनने के बाद देखना पड़ेगा कि जो जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलती है या नहीं, या पहले की तरह जो समस्या है वो बनी रहेगी। इस समय आप मेरे पीछे जैसे देख रहे हैं NTPC, जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, और यहाँ पे बिजली बनती है जो कि प्रदेश के कई हिस्सों में जाती है। और दिव्यापुर का एक औद्योगिक नगरी के जो हम लोग कहते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं NTPC भी इसमें सहायक है। हालांकि NTPC का एक काम भी होता है या गैर जो भी होती है कि अपने क्षेत्र के 5-6 किलोमीटर विकास के लिए, हालांकि कुछ विकास हुए लेकिन लोगों के अनुसार उतने विकास नहीं हुए जितने वो चाह रहे थे। तो वो तो जनता ही जाने किस तरीके की उनके सोच है या वो किस तरीके सोचते हैं कि क्या क्या काम होने चाहिए उनके हिसाब से विकास के लिए। लेकिन NTPC दिव्यापुर में एक संयंत्र है और जो कि 203 दिव्यापुर विधानसभा लगता है, और दिव्यापुर के कुछ लोग यहाँ पे एज ए जॉब भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि NTPC जब आएगी तो उनके लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि पूर्ण रूप से ऐसा लोगों को संतुष्टि नहीं मिल सकी है। आज मेरे पीछे देख रहे होंगे गैलगांव गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका संयंत्र है जो वो पास में पाता प्लांट नाम से है, जहाँ पे गैस रिफाइनरी और प्लास्टिक के दाने बनते हैं। यहाँ पे कई लोगों की भूमि गई थी और उनको रोजगार भी मिला था। लेकिन बहुत से लोगों की चाहत थी कि जब ये गैल इधर आ रही है, पाता प्लांट आ रहा है, तो उनको और लोगों को रोजगार मिलेगा। जब पाता प्लांट आया तो इसका उद्घाटन किया था वर्तमान में जो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। क्योंकि दिव्यापुर को औद्योगिक नगरी जोड़ने के लिए दिव्यापुर में जो औद्योगिक नाम है वो किन्हीं कारणों की बस लगा हुआ है। दिव्यापुर में और क्या विकास हुए और क्या चीज़ें हुई हैं उनको लेके भी चलेंगे और जानेंगे वहाँ के पुराने जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके बारे में।